Hello guys, welcome back to yet another amazing session here at Jan Academy on the topic of gravitation. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था अबाउट द ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है, मैं आपका एजुकेटर हियर एट जान अकेडमी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो दो टॉपिक्स या दो पॉइंट्स जो रह रहे थे उसी को हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था। जहां तक अगर आपको याद होगा तो यहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैंने आपको यह बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट डज वेरी। तो ये वेरी करती है किन किन क्वांटिटीज के साथ। वहां पर हमने चार क्वांटिटीज देखी थी। एक था कि ये वेरी करती है विथ हाइट। दूसरा क्या था? दूसरा ये वेरी करती है विथ डेप्थ। तीसरा क्या था? ये वेरी करती है विथ शेप। और चौथा क्या था? ये वेरी करती है विथ प्लेस या लोकेशन। इट डिपेंड्स ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स। इसमें जो ये वाला पार्ट है, हाइट वाला पार्ट है, वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन दी लास्ट लेक्चर, एंड जो ये डेप्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने ये चीजें नहीं देखी है देन गो वॉच द प्रीवियस लेक्चर बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हैवीली डिपेंड करता है कि हमने लास्ट टाइम इसमें क्या डिस्कस किया हुआ है और क्या बात हमने ऑलरेडी सीखी है। आज जो हम मतलब पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है शेप के साथ और साथ ही प्लेस या लोकेशन के साथ किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर सकती है। तो चलिए हम शेप वाला जो है वो हम लेते हैं। शेप में चूंकि शेप कोई क्वालिटेटिव एंटिटी, मतलब क्वांटिटेटिव एंटिटी नहीं है, क्वालिटेटिव एंटिटी। खाली आपको देखना होगा कि शेप के साथ किस तरीके से वेरिएशन आती है। चलिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो डिस्कस करेंगे हम वेरिएशन ड्यू टू शेप, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस। और चूंकि यहां पर हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बाय अर्थ है, मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन यहां पर है दैट इज अर्थ। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? अर्थ बना रहा हूं। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, इफ अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर, तो तब जो हर एक पॉइंट होगा सरफेस पे तो वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम द सेंटर। इस तरीके से, 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 दैट वे। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, 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 या इसी तरीके से इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, तो जो पुल, जिस पुल के साथ अर्थ इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, दैट पुल इज गोइंग टू बी सेम। क्यों? क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सेंटर से इक्विडिस्टेंट है इन द केस व्हेन अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं, अर्थ चूंकि एक परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है, और स्पिनिंग की वजह से इक्वेटर के नजदीक अर्थ थोड़ा बाउंस्ड आउट हो जाता है और पोल्स पर ही थोड़ा पिचक जाता है। कहने का मतलब है कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन ऐसी अर्थ की शेप नहीं होती है। अगर हम रियलिस्टिकली देखें, अर्थ की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। थोड़ा फ्लैट है यहां पर और फिर बीच में बाउल्स है। तो अगर हम सेंटर से देखें, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है और यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस है, इसमें कुछ फर्क होती है। यहां पर अर्थ फ्लैट होती है, द अर्थ इज विथ फ्लैटर हियर एंड सो इज इट हियर एज वेल। तो जो सेंटर से लेकर, सेंटर ओ से लेकर इस पॉइंट P1 तक जो डिस्टेंस है जो पोल पर है, और जो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है जो इक्वेटर पर है, ये सेम नहीं है। स्फीयर के केस में दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, लेकिन इस वाले केस में ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है।
तो अब इससे होगा क्या, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखूंगा, इक्वेटर पे रखूंगा, तो इक्वेटर पर वो सेंटर से ज्यादा दूर होगा। अगर वो सेंटर से ज्यादा दूर है तो अर्थ उस पर कम फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसी तरीके से अगर अर्थ कम फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी कम ही होगा इक्वेटर के नजदीक। उसी तरीके से अगर मैं पोल पे जाऊंगा, पोल पे चूंकि ये सेंटर के ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब अर्थ इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जिसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा होगा नॉर्मल के मुकाबले में। तो यहां पर जो वेरिएशन आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये अर्थ के शेप की वजह से आ रही है। सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। तो यहां पर हमने ये सीखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जब मैं शेप की बात कर रहा हूं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है नियर द अर्थ सरफेस, ये मिनिमम होगा एट इक्वेटर, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये मैक्सिमम होगा एट पोल्स। तो अगर ये इक्वेटर पर मिनिमम है और पोल्स पर मैक्सिमम है, तो इनके बीच में हो क्या रहा है, तो जो ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस है वो ज्यादा कम हो रही है। जब डिस्टेंस कम होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगा, जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो इसमें चेंज आती है ये डेसिमल पॉइंट्स में चेंज आती है, ये नहीं कि 9.8 नहीं रहा, 9.8 सम जो डेसिमल पॉइंट है, सेकंड है, थर्ड डेसिमल पॉइंट है, उसी जगह पर ये वेरिएशन आती है, या तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट पर, लेकिन जो 9 आगे है वो चेंज नहीं होगा, वो दोनों के केस में सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो शेप है अर्थ की वो कर क्या रहा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मॉडिफाई कर रहा है या चेंज कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं जो दूसरा केस है, और एक और पॉइंट, तो अगर आपने यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया तो कम आएगा, यहां पर मेजर किया तो ज्यादा आएगा। लेकिन जब मैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम होना या मिनिमम होने की बात कर रहा हूं, तो तब मैं खाली शेप को कंसिडरेशन में ले रहा हूं, मैं दूसरे पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं। और एक और पॉइंट आप ये कह सकते हो, यहां पर भी तो ये नजदीक आ रहा है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं कम हुआ, क्योंकि यहां पर मैं जमीन के अंदर नहीं जा रहा हूं, जो सारी जमीन जो है वो बाहर ही रह रही है। दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसिडर द एंटायर अर्थ। So let us discuss the last point here, which is the variation. Variation due to place या location। किस तरीके से place या location की वजह से जो acceleration due to gravity है वो change हो सकता है। अब जरा फिर से देख लीजिए, यहां पर अर्थ है, अभी मैं इसको स्फीयर ही मान रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट स्फीयरिकल शेप है। तो ये जो अर्थ है ये तो स्टैटिक नहीं है, ये तो घूम रहा है। तो अगर मैं ये इसकी स्पिनिंग एक्सिस मान रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है किसी वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पर रखूंगा, इफ आई एम कीपिंग any point on the Earth's surface, so then that point is in a circular motion. Let me make it again because it was not the proper diagram. तो I think यहां से मैं इसको डालूंगा। तो इस तरीके से अर्थ जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पर लूं, सपोज ये वाला पॉइंट मैंने लिया, तो ये वाला पॉइंट भी तो अर्थ के साथ इस तरीके से रोटेट करेगा एक सर्कुलर पाथ पर, इस तरीके से। और ये जो सर्कुलर पाथ है ये क्या है, ये तो लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड तो हमने ऐसे डिफाइन किया है, मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी सर्कल है जिस पर ये पॉइंट घूम रहा है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो दैट इज ए लैटिट्यूड इटसेल्फ। तो अगर एक सर्कुलर मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ रहा है, जिसको मैं Fc कहूंगा।
और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा होता है रेडियल, याद रखिए, ये वाला रेडियस नहीं जो सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस ये वाला है, तो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। और ये जो हमारा रेडियस है, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। और यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं जो इक्वेटर है वो ले रहा हूं, क्या इक्वेटोरियल प्लेन आप इसको मान लीजिए। इक्वेटोरियल प्लेन का लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री। और तो इसका मतलब ये है कि ये जो लैम्डा है, ये जो इटसेल्फ, ये जो सर्कल है, मैंने पहले ही कहा कि इट इज ए लैटिट्यूड, और हर एक लैटिट्यूड को हमने एंगल एक दिया है, या एंगल से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो वो एंगल क्या होता है कि इक्वेटोरियल प्लेन से अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल पर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट को मैंने सेंटर के साथ ज्वाइन किया, तो वो जो लाइन बन रही है वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितना एंगल बनेगा, वही उस लैटिट्यूड का एंगुलर मेजर होता है। जैसे कि अगर लैटिट्यूड है 23 डिग्री, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप उस लैटिट्यूड पर कोई भी पॉइंट लोगे, अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे, तो वो जो लाइन है वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ 23 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो वही मैं मान रहा हूं कि जो ये वाला लैटिट्यूड है, इसके साथ एंगल लैम्डा हमने एसोसिएट किया है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट इस पर लिया, इस लैटिट्यूड पर लिया, तो उसको मैंने सेंटर के साथ जोड़ा, तो वो जो लाइन है वो इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ लैम्डा एंगल बना रही होगी। तो अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है ऑब्वियसली। इफ दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा, और ये क्या है, ये तो आर है। हम इसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। और ये तो हमें पता ही है कि ये जो पॉइंट है ये अर्थ के साथ सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इस सर्कल पर वो ओमेगा के बराबर है, क्योंकि अर्थ के साथ ही घूम रहा है। अब चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींचेगा। जब इसको बाहर खींचेगा, इसकी वजह से जो इस पर इफेक्टिव फोर्स पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। उसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं कि वैल्यू इसके बराबर है। तो इसको मैं स्मॉल आर लिख लेता हूं, इसका रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके अलावा, तो अगर मैं आर और आर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करूं, तो क्लियरली मैं ये कहूंगा, क्लियरली we notice that, हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो जो कॉस लैम्डा है, कॉस लैम्डा बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, वो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर के बराबर है, क्योंकि कॉस लैम्डा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्राइंगल में। दिस इज द ट्राइंगल दैट आई एम टेकिंग। तो इस स्मॉल आर का वैल्यू निकालेंगे, तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल आर कॉस लैम्डा। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे, क्योंकि इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू मैं यहां पर लिस्ट डाउन नोट डाउन करूंगा। ये जो आर है स्मॉल आर, ये बराबर कैपिटल आर कॉस लैम्डा। अब हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है। क्लियरली अगर आपको याद होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बराबर mv² by r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो एज वी नो, दैट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है Fc, वो किसके बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर, और जिस सर्कल का रेडियस है r के बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पर m क्या है, m इस पार्टिकल का मास है, मतलब जो वहां पर है, और अर्थ का मास तो हमें पता है कि कैपिटल M के बराबर है। क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी r का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड लैटिट्यूड एंगल के टर्म्स में रखा है, तो हम Fc को निकालेंगे। तो Fc कितना आएगा, Fc आएगा बराबर m ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर r का वैल्यू तो ये आएगा r cos लैम्डा। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ द Fc। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी स्लाइटली इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पर हमें दरअसल निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगी, और वो हम कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो चलिए इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
तो अगर इसका मैं नेट फोर्स निकालूंगा कि इस पर नेट फोर्स कितना पड़ रहा है, तो इन शॉर्ट आप एक काम कीजिए, सिंपल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि कितना एक्सेलरेट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को करेंगे क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका इस तरीके से आएगा जो अर्थ के रेडियस की डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरीके से आएगा जो अर्थ को टेंजेंशियल है। क्योंकि ये एंगल यहां पर लैम्डा है तो ये एंगल भी यहां पर लैम्डा होगा। तो जो नेट फोर्स है जो सेंटर की टुवर्ड्स है, तो इस तरीके से लिखेंगे क्लियरली या ऑब्वियसली नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो क्या है, इसको मैं लिखूंगा F सब n, या F इफेक्टिव लिखेंगे कि इफेक्टिव फोर्स कितना है। वो किसके बराबर होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, Fg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, और यहां से इसका कौन सा कंपोनेंट है, कॉस वाला कंपोनेंट, कॉस लैम्डा। यहां से साइन कंपोनेंट हम छोड़ देते हैं, हमें खाली कॉस कंपोनेंट के साथ मसला है, तो ये आएगा कॉस लैम्डा इस तरीके से। तो अब हम वैल्यूज डाल देते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो F इफेक्टिव, ये चीज याद रखनी है, F इफेक्टिव का मतलब क्या है कि किस इफेक्टिव फोर्स से ये जो अर्थ है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर m टाइम्स g इफेक्टिव, कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, और ये जो F है ये होता है बराबर मास टाइम्स द एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस F का वैल्यू यहां पर हमने निकाला है, ये बराबर m ओमेगा स्क्वायर r टाइम्स cos लैम्डा। तो ये तो हो गया F का वैल्यू, दिस इज दी। लेकिन यहां पर एक और cos लैम्डा है, तो cos लैम्डा पर मतलब cos लैम्डा पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहां पर आपको cos स्क्वायर लैम्डा लिखना पड़ेगा। तो इस mm को कॉमन निकालेंगे, तो mg इफेक्टिव इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। तो ये mm कट गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर आ गई, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आ गई बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। इस वाली एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। तो ये होता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द प्लेस। अब प्लेस का मसला कहां से आ गया, प्लेस का मसला लैम्डा से आता है। आपने जगह चेंज की अर्थ पर, तो आप लैम्डा चेंज कर, आप लैटिट्यूड चेंज कर, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप लैटिट्यूड चेंज कर रहे हो, और लैटिट्यूड चेंज करने की वजह से आप जी का वैल्यू भी चेंज कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर के कितना नजदीक हो दूर हो। जैसे कि अगर पोल्स पे मैं हूं तो पोल्स पे लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे आ जाएगा, और ये जो पूरा इफेक्ट है ये 0 के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ई के, यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी मैं खाली स्पिनिंग या रोटेशन का मसला ले रहा हूं, या ये जो लोकेशन है उसकी वजह से किस तरीके से चेंज हो रहा है वही मैं टेक इनटू कंसीडरेशन कर रहा हूं। तो इक्वेटर की बात करेंगे, तो इक्वेटर पे मैं हूं तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप यहां पर देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपको डेफिनेटली याद रखना होगा। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, जी इफेक्टिव को मैं जी डैश यूजुअली लिखता हूं। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि जो जी डैश है वो किसके बराबर है, वो बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। That is going to be the required expression of acceleration due to gravity. अब इसमें स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्पेशल केस है पहला, if lambda is equal to 0, that is at equator, जो इक्वेटर पर हो रहा है। तो g प्राइम का वैल्यू किसके बराबर है, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। That is going to be the expression of the g. उसी तरीके से अगर मैं जो वैल्यू है, अगर लैम्डा का वैल्यू मैं ले रहा हूं 90 डिग्री, दैट इज एट पोल्स, तो ये जो g प्राइम है ये तो g के बराबर आ जाएगा। इफ अर्थ इज अ परफेक्ट
स्फीयर। तो ये कुछ पेंडिंग डिटेल्स थी जो रह रही थी फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। सो आई होप ये जो टुडे आज जो हमने एक शॉर्ट सा लेक्चर पढ़ा ये आपको पसंद आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड दिस। If that is the case, please like, share and subscribe. That helps me immensely. Thank you once again for watching this lecture. See you next time.